नमस्कार, TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं गणित के प्रथम चैप्टर की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं, जिसके पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि नंबर 1 पर प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं जिनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं आप समझेंगे कि गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... आदि। यानी प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। यानी 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं और इन संख्याओं को कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल N द्वारा हम प्राकृत संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं और 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम समझेंगे पूर्ण संख्याएं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। तो आप समझेंगे कि प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि 0 अर्थात 0 और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि पूर्ण संख्याओं को W द्वारा हम निरूपित करते हैं और प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ हो रही थी और इन प्राकृत संख्याओं के समूह में जब हमने 0 को मिला दिया तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाई। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है और पूर्णांकों को Z द्वारा निरूपित करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें प्राकृत संख्याएं भी हैं, पूर्ण संख्याएं भी हैं और प्राकृत संख्याओं के इसमें ऋणात्मक अंक हमने और मिला दिए, -1, -2, -3, -4 ... इस तरह से 0 से इधर दाहिनी तरफ 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमने ये बढ़ा दिए हैं। अब आप देखेंगे कि 0 से दाहिनी तरफ यानी धनात्मक पूर्णांक प्लस इंटीजर्स, तो हम जानते हैं कि 0 से बड़े पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। 0 से बड़े पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक कौन है? ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटे पूर्णांक जैसे -1, -2, -3, -4 ... तो ये सभी पूर्णांक 0 से छोटे पूर्णांक हैं जिन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि बीच में जो 0 दिया गया है तो 0 अर्थात 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसलिए 0 को हम ना तो धनात्मक कहते हैं और ना ही ऋणात्मक कहते हैं। 0 0 होता है। अब इसके बाद आप समझेंगे परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो हम पूर्व कक्षा में ही सीख चुके हैं कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है।
तो हम जानते हैं कि जैसे अगर हमने लिख दिया कि 1/2 तो ये भी परमेय संख्या है, अगर हमने लिख दिया 3/4 तो ये भी परमेय संख्या है, अगर हमने लिख दिया -1/2 तो ये ऋणात्मक परमेय संख्या है, लिख दें -5/4 तो ये भी ऋणात्मक परमेय संख्या है, और अगर हमने लिख दिया -2 तो ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि इस -2 को हम -2/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर हमने -6 लिख दिया तो ये भी हमारी परमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे -6/1 लिख सकते हैं। अगर हमने 4 लिख दिया तो ये भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे 4/1 लिख सकते हैं। तो जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे वह धनात्मक हों और चाहे ऋणात्मक हों, वे सभी परमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो ये सभी परमेय संख्याएं हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि अपरमेय संख्याएं क्या हैं। अपरमेय संख्याएं अर्थात इरेशनल नंबर्स, तो जो संख्याएं p/q के रूप में ना लिखी जा सकें उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं p/q के रूप में ना लिखी जा सकें उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे √2, √3, पाई इत्यादि। यानी आप ये समझें कि ये सभी अपरमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इन्हें हम अंश और हर अर्थात p/q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन नोट के रूप में आप देखेंगे कि पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई जो होता है इस तरह से आप देख रहे हैं कि पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का रूप जो 22/7 होता है वह एक परमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है, जो कि पाई का एक सन्निकट मान होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। हमारे जो पाठ का नाम दिया गया है वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, अब हम समझेंगे रियल नंबर्स। अर्थात वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी परमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, उन सभी का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने लिखा 1/2, 1/5 ये परमेय संख्याएं हैं, √2, √3, √5 ये सभी क्या हैं? ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। तो ये सभी हो जाएंगी वास्तविक संख्याएं। तो इन सभी को हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे, अर्थात रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं वो सभी संख्याएं होंगी जिनमें परमेय संख्याएं भी होंगी और अपरमेय संख्याएं भी होंगी। ये आप समझ गए होंगे। अब आप समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आखिर प्रमेयिका क्या होती है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो प्रमेयिका को समझने के लिए लेमा जो होता है वह क्या होता है कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इससे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। जो प्रमेयिका होती है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। तो आप इस तरह से समझें, मान लीजिए कि कोई दो पूर्णांक, जैसे हमने दो पूर्णांक धनात्मक 13 और 4 लिए, ये हमारे दो पूर्णांक हैं। तो हमने बता दिया कि 13 बड़ा है 4 से। आप समझ पा रहे होंगे
कि 13 बड़ा है 4 से, तो हम 4 से जब 13 को विभाजित करेंगे तो हमने 4 का भाग 13 में लगाया, 4 × 12, तो हमें शेषफल क्या मिला? 1। तो जब हमें शेषफल 1 मिला, भागफल 3 आया, तो हम 13 को इस तरह से लिखेंगे कि 13 यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। तो आप इस तरह से देखेंगे कि 13 बराबर 4 गुणा 3 और शेषफल प्लस 1, अर्थात 0 शेष से, शेष हमारा क्या है? 1, तो 0 शेष से 1 से छोटा या बराबर रहेगा। 0 शेष से छोटा या बराबर रहेगा और शेष भाजक से छोटा रहेगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि शेषफल जो होगा वह भाजक से छोटा होगा, 0 के बराबर और 1 से 0 से छोटा या बराबर रहेगा और शेष भाजक से छोटा रहेगा। अब इसको आप ऐसे समझें, मान लीजिए कि 2 धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए 2 धनात्मक पूर्णांक हमने a और b लिए। तो हमने मान लिया कि a बड़ा है b से, ध्यान देना। तो जब a b से बड़ा है तो b का भाग हम a में देंगे। तो हम देख रहे हैं कि जब b का भाग a में देंगे तो हमें कोई राशि एक q जो हमारा भागफल होगा और यहाँ कोई राशि होगी और शेषफल रिमाइंडर बचेगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि a बराबर यानी भाज्य बराबर a बराबर आपका हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 शेष से छोटा या बराबर और शेष भाजक से छोटा रहेगा। ये आप समझ पा रहे हैं। इस तरह से यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होती है, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 r से छोटा या बराबर है तथा r b से छोटा है। इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझेंगे। अब इसके बाद नंबर आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ध्यान दें, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथ्म है, इसमें सबसे पहले हम एल्गोरिथ्म को समझें कि यह एल्गोरिथ्म क्या कहलाता है। तो आप देखेंगे कि एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला या सीरीज होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यानी इसके द्वारा आप जैसे कोई भी हमें जब 2 पूर्णांक दिए जाएंगे और उनका हम HCF ज्ञात करेंगे, HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक, तो उन महत्तम समापवर्तक को निकालने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप हम प्रक्रिया को लेकर के चलेंगे, तब जाकर के हम HCF निकाल पाएंगे। तो आप देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी मान लीजिए कि हमने कोई भी 2 पूर्णांक, मान लीजिए हमने कोई भी 2 पूर्णांक C और D लिए। तो हमने मान लिया कि C बड़ा है D से,
तो हमने d का भाग दिया, d का भाग हम c में देंगे तो हमें भागफल क्या आया q और रिमाइंडर r। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यानी भाज्य है c, तो c बराबर dq भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो dq प्लस r। तो जहाँ 0 छोटा है बराबर है रिमाइंडर के और रिमाइंडर छोटा है भाजक अर्थात d से, तो आप समझेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांकों हमने माने c और d, तो c इज ग्रेटर देन यानी c बड़ा है d से का HCF ज्ञात करने के लिए जो हमारे चरण होंगे, यानी जिन चरणों में हमें ज्ञात करना होगा, तो आप देखते हैं कि पहला जो चरण होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा, वह होगा c बराबर dq प्लस r, यानी ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, उसका पहला चरण है। तो हमने देखा कि पहले चरण में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो चरण पहला है, इस पहले चरण में c और d के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके q और r ज्ञात करते हैं कि c बराबर dq प्लस r सच दैट 0 यानी रिमाइंडर आपका 0 छोटा है बराबर है r और शेषफल छोटा है d से। तो इस तरह से ये आपका पहला चरण हुआ। तो आप इसमें देखेंगे कि जब हम एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक में भाग देते हैं तो q आया, फिर हमने अब शेषफल बचा। यदि हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, तो जो शेषफल आएगा फिर हम उसी से भाग देंगे, किसमें, जो हमारा भाजक था। तो हमने d में फिर भाग देंगे, d में भाग देंगे तो फिर हमें एक संख्या भागफल यहाँ मिलेगा q1। अब हमने फिर देखा कि जो हमारा दूसरा स्टेप था, दूसरे स्टेप में भी हम देख रहे हैं कि यदि r बराबर 0 है तो d पूर्णांकों c और d का HCF है, और यदि r बराबर नहीं है 0, यदि हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल, यानी यहाँ पर अगर ये शेषफल हमारा 0 नहीं आता है, तो इसी d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो हम इसको कंटिन्यू प्रयास करते रहेंगे जब तक हम भाग देते जाएंगे, जब तक हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है। तो हमारा जब शेषफल आया तो हमने उसमें फिर से भाग दिया और हम इस भाजक में हम फिर से भाग लगाएंगे और तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि हमें 0 प्राप्त नहीं होता है। अब इस तरह से आप अंतिम स्टेप में देखेंगे, यानी कि इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF होगा। अर्थात आप इसमें समझेंगे कि जिस भाजक के द्वारा जब हमारा शेषफल 0 हो जाएगा तो हम कह देंगे कि उन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वह अंतिम भाजक होगा। तो अंतिम भाजक ही हमारे दोनों पूर्णांकों के HCF का भाजक होगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। जो उदाहरण हमें दिया गया है, इस उदाहरण को समझ करके हम आगे की इन स्थितियों को समझेंगे। तो अब इसका हल हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।